सब मुझे कहते थे कि नवीन तुम्हें बहुत खुश रखेगा, उसकी सैलरी बहुत अच्छी है और बहुत समझदार लड़का है। उसकी बातों से लगता है कि वो तुम्हें दिलो जान से चाहता है और उसके माँ बाप भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तुम बहुत खुश नसीब लड़की हो जो तुम्हें नवीन जैसा लड़का मिला है। मैं ये सभी बातें सुनकर मन ही मन खुश होए जाया करती थी। नवीन दुबई में रहता था और वहाँ उसकी बहुत अच्छी जॉब थी। मेरे पापा को नवीन बहुत पसंद था, तो मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। फिर हमारी शादी बड़ी ही धूमधाम से हो गई। मैं एक हफ्ता ही हिंदुस्तान में रही। नवीन मेरा बहुत ख्याल रखता था और हर वक्त मेरे साथ समय बिताता था। नवीन दुबई वापस चला गया। घर में माँ बाप और उसकी एक छोटी बहन जो हमेशा मेरा मन लगाए कर रखती थी। 2 हफ्ते बाद ही मेरा वीज़ा भी आ गया। नवीन की माँ, बहन और मैं, हम तीनों दुबई चले गए। नवीन हमें एयरपोर्ट लेने आए थे। हमें देखकर बहुत खुश दिखाई दे रहा था। नवीन ने मुझे बताया कि उसने इतने दिन गिन गिन कर कैसे निकाले थे। उसने मुझसे बताया था कि वो मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा और मुझे दुबई की सैर कराएगा। हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन मैं जब घर का काम करने लगी तो मेरी सास बोली, सीमा, अभी आपका खेलने कूदने का दिन है, आप खुद पर जिम्मेदारियां मत डालो। मैं अपनी सास की बात सुनकर मन ही मन खुश होने लगी। सब ने तो ठीक ही कहा था कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला था। मैंने उस बस 4 दिन में ही ये अंदाज़ा लगा लिया था कि मेरे ससुराल में सारी दुनिया के ऐशो आराम मौजूद थे। दुबई जैसी जगह में भी ये लोग बड़े ठाठ से रहते थे। रात हुई तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि अच्छी तरह तैयार हो जाओ, आज हम दोनों डिनर पर जाएंगे। मैं खुशी खुशी तैयार हो गई। नवीन ने मेरी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया था। हम दोनों साथ में बहुत ही सुंदर जोड़ी लग रही थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत ही हसीन लग रही थी, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये ज़िंदगी सिर्फ एक दिखावा है। ये थोड़े से मज़े के बाद मुझ पर आजमाइश के पहाड़ टूट पड़ेंगे। हम दोनों डिनर से घर आ गए। हमारी शादी का वीडियो आया था तो हम दोनों ने रात को बहुत लेट तक अपनी वीडियो देखी और साथ में बैठकर बहुत सारी बातें भी की। मैं सुबह जब उठी तो बहुत लेट हो चुका था। जब मैंने देखा तो नवीन उठ चुके थे। मैं नींद से जागी और फ्रेश होकर कमरे से बाहर आई तो मेरी सास और नवीन आंगन में बैठे थे। मैंने आकर नवीन से बोली, आप कब उठे? नवीन ने मेरी तरफ घूर कर देखा और उठकर वहाँ से पास आ गए। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे वो मुझसे बहुत गुस्सा हैं। देखते ही देखते उनकी आवाज़ बहुत सख्त हो गई और नवीन ने मुझसे कहा, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपने घर से निकालता हूँ। मैं अपना कसूर भी नहीं पूछ पाई। नवीन मुझसे कहने लगा, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैंने अपनी सास की तरफ देखकर शिकायत की, वो कुछ तो अपने बेटे से कहें कि वो ऐसा कैसे कदम उठा सकते हैं, लेकिन उसने भी अपनी नज़र चुरा ली। मुझे ऐसे घूरने लगी जैसे मैं उनके कुछ लगती ही नहीं हूँ। मैं बहुत डर गई। मेरा बदन डर से काँप रहा था। नवीन ने मुझे घर से मेरा हाथ पकड़कर धक्के मारकर निकाल दिया। मैं फटी आंखों से अपने मुंह को बंद किए दरवाजे को देखती रह गई। मेरे सपनों का संसार एक झटके में टूटकर बिखर गया था। मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था मैं जहाँ जा सकती थी। खुद को संभालते हुए यूं ही सड़क पर चले जा रही थी। चलते चलते मुझे एक बेंच दिखी जहां मैं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तब मुझे किसी आदमी की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ है आपको? वो आदमी मुझसे अंग्रेज़ी में बात कर रहा था। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने एक अरबी आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर परेशानी दिख रही थी। वो तो भगवान की कृपा हुई जो मैं पढ़ी लिखी थी और इंग्लिश में बात करने में माहिर थी। मैंने अपनी समस्या उसको बता दी तो वो मुझसे बोलने लगा, दुबई में किसी को जानती हो या रहने के लिए तुम्हारे पास कोई ठिकाना है? मैंने नहीं में सर हिलाया और बोली, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं यहाँ 4-5 दिन पहले ही आई हूँ। मेरे पति के साथ मेरा अच्छा समय बीत रहा था। ना जाने उसे आज क्या हो गया, उसने मुझे घर से निकाल दिया। वह अरबी आदमी बोला, अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मगर मेरे घर में मेरी माँ है, तुम्हें उसकी सेवा करनी होगी। मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा जिससे तुम अपने पैसे इकट्ठे करके अपनी टिकट खरीद कर अपने वतन वापस जा सकती हो।
अरबी की बातें सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक प्यासे को एक घूंट पानी मिल गया हो। मैंने अरबी से कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले गया। उसका घर बहुत ही बड़ा था। घर की चीज़ों से पता चल रहा था कि ये अरबी बहुत ही अमीर आदमी है। मैंने उससे कहा, आपकी माँ कहाँ है? उसके चेहरे पर दर्द और उदासी थी। उसने मुझे सोफे पर बैठ जाने के लिए कहा और बोला, मेरी माँ एक हफ्ते से हॉस्पिटल में भर्ती है, कल उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। मैंने माँ की हालत देखकर हॉस्पिटल से नर्स रखने की बात की थी, लेकिन नर्स को रखना इतना आसान नहीं था। तुम्हें इस समय ठिकाने और पैसे की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें ले आया। अरबी बोलने लगा, मैंने सुना है हिंदुस्तानी लड़कियां घर के काम करने में माहिर होती हैं। मैंने हाँ में सर हिला दिया और फिर से पूछा, आपकी माँ कहाँ है? अरबी बोला, मेरी माँ अभी हॉस्पिटल में है, कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। अरबी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मुझे लगा मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मैं ये सुनकर बोलने लगी, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। अरबी बोला, तुम परेशान मत हो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपनी माँ के आने से पहले सब कुछ निपटा देना चाहता हूँ। आज मैं सारा दिन बिजी रहूँगा, घर का चक्कर भी नहीं लगा पाऊँगा। किचन में दुनिया भर का सामान पड़ा है, अगर कुछ बनाना हो तो बनाकर खा लेना। मैंने अपना सर हिला दिया तो वो भी घर से निकल गया। मुझे अभी तक इस बात की परेशानी थी कि क्या मैंने इस तरह अजनबी आदमी के घर रुककर ठीक किया या गलत। मैं करती भी क्या, मेरी मजबूरी थी। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। दिल ही दिल में भगवान का दुआ कर रही थी कि हे भगवान, अब मुझे किसी बड़ी मुसीबत में मत डालना, मुझ पर अपनी कृपया बनाए रखना। भगवान की कृपया से अरबी दोबारा घर नहीं आया। अरबी अगली सुबह आया तो उसके साथ व्हील चेयर पर बैठकर उसकी माँ भी आई थी। उसकी माँ ने मुझे देखते ही अपना चेहरा ढक लिया। वो मुझे शायद अपना चेहरा दिखाना ही नहीं चाहती थी। वो मुझसे हमेशा ही पर्दा करती थी। उसकी इस आदत ने मुझे परेशान कर दिया था। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि हो सकता है बीमार औरत है, शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा किया हो। मुझे इस बात की भी खुशी थी कि अरबी की बात सच हुई थी। अरबी ने मेरे साथ किसी तरह का धोखा नहीं किया था। अरबी अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ आया और मेरे पास आ गया। मुझे कहने लगा, मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है। जब मैं छोटा था तब मेरे बाप का देहांत हो गया था। जब से मेरी माँ ने बाप का किरदार निभाया है, अब मैं ऐसी मुश्किल वक्त में अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम ये मत समझना कि अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी मैं तुम पर डाल रहा हूँ। तुमको तो सिर्फ कुछ घंटे ही उनका ध्यान रखना है। सुबह 8 बजे से 4 बजे तक ख्याल रखा करोगी। इसके बाद मैं घर आ जाऊँगा। उसके बाद की सारी जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी। मैं अरबी की बात सुनकर खुश हो गई। मैंने उसकी माँ का ख्याल रखना शुरू कर दिया। मुझे इस काम में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि मेरा बस इतना सा काम था कि उनके कमरे में खाना ले जाकर रख देना, जबकि अरबी की माँ मुझसे पर्दा करती थी, इसीलिए मेरे सामने खाना भी नहीं खाती थी। वो मुझे बाहर जाने का इशारा कर दिया करती थी। आधे घंटे बाद दरवाजे पर नॉक करके बर्तन ले जाया करती थी। मैं उनको दवाई भी ऐसे ही दिया करती थी। मालकिन की जिम्मेदारी तो मुझ पर ज़्यादा नहीं थी, बस घर के कामों में ही सारा दिन निकल जाता था। घर के साफ सफाई और खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं खुद को दिमागी तौर पर बिजी रखने लगी, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन हो रहा था, क्योंकि मुझे रह रहकर घर की याद आ रही थी। मैं रसोई में काम करते करते रोती रहती थी। मुझे अपने माँ बाप की याद आती। मैं माँ की गोद में सर रख कर रोना चाहती थी कि मुझे मेरे पति ने घर से निकाल दिया, वो भी बिना वजह बताए। मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आया। मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरे पास रहने का तो कोई ठिकाना भी नहीं था। उस समय उस अरबी आदमी ने मुझे रहने का सहारा ना दिया होता, अगर वो मुझे उस घर समय मिलता ना, तो मेरा क्या होता। मुझे मालूम नहीं कि मेरी ज़िंदगी में वो दिन कब आएगा जब मैं अपने माँ बाप से मिलूँगी। जब तक मुझे इंतज़ार के कठिन दिन बिताने थे, मैं अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बता देना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा ये जानकर कि मैं इस समय दुबई में कैसे फंसी हुई हूँ, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मैंने उनसे कोई बात नहीं की। एक दिन दिल बहुत उदास था। मैंने सोचा
की सहेली के नंबर पर बात करती हूँ। जब मैंने अरवी के लैंडलाइन से सहेली का नंबर ट्राई किया तो पता चला कि लैंडलाइन तो काम ही नहीं कर रहा। मैं बहुत उदास हो गई। फिर मेरे दिमाग में चौकीदार का ख्याल आया। मैंने सोचा उसके फ़ोन से बात कर लेती हूँ। मैं उसके पास गई और बहुत ही मुश्किल से उसको अपनी बात समझाई कि मुझे तुम्हारे फ़ोन से बात करनी है। चौकीदार ने साफ मना कर दिया कि मेरे मोबाइल में पैसे नहीं हैं। ये सुनकर मैं उदास हो गई, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती थी। मैं आज किसी भी तरह अपने से बात करके अपने मन का गुब्बार बाहर निकालना चाहती थी। मैंने चौकीदार से कहा कि आप मुझे किसी पीसीओ का पता बता दें, मैं खुद ही वहां जाकर बात कर लूँगी। मेरी बात सुनकर चौकीदार हंसने लगा और बोला, ये नामुमकिन है, क्योंकि मालिक ने मना किया है कि मैं आपको घर से बाहर ना जाने दूँ। आप ना तो घर से बाहर जा सकती हो और ना ही किसी से बात कर सकती हो। ये सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया था कि क्या उस अरवी ने मुझे अपने घर में नज़रबंद कर दिया था। मैं तो ये सब सोच सोच कर थर थर काँपने लगी थी। अब क्या घर जाना मेरे लिए एक सपना है? क्या मैं यहीं परदेश में मर जाऊंगी? मुझे अब उस अरवी का बेसब्री से इंतज़ार था। उससे दो टूक बात करना चाहती थी। जब शाम को अरवी घर वापस आया तो मैं उस पर गुस्से से बोली कि मैं तुम्हारी कोई जागीर नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी नौकर हूँ, इसीलिए कहीं भी जाने का हक रखती हूँ। फ़ोन पर अपने घर वालों से बात कर सकती हूँ। तुमने क्या सोचा कि तुम मुझ पर पाबंदियाँ लगाओगे? मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो आज मुझे तुम्हारे चौकीदार से मालूम हुआ कि तुमने मुझे अपने घर में नज़रबंद किया हुआ है। मेरी बातें सुनकर उस अरवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। तुम दुबई में किसी को नहीं जानती और दुबई में तुम बिल्कुल अनजान हो। तुम्हें नहीं पता यहाँ कैसे कैसे भेड़िए इंसान के रूप में घूम रहे हैं। तुम अगर गलत हाथों में चली गई तो उम्र भर तुम्हारा सुराग भी नहीं मिल पाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे वतन में कोई परदेसी ये सब कुछ बर्दाश्त करे। इसीलिए मैंने चौकीदार को मना किया था कि तुम्हें कहीं बाहर ना जाने दे। रही बात अपने माँ बाप से बात करके यही कहोगी कि तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है। अब तुम्हारे पास टिकट के पैसे भी नहीं हैं और मैं अब एक अरवी के घर में काम कर रही हूँ ताकि मैं वतन वापस आने के लिए पैसा इकट्ठा कर सकूं। मैं जब अपनी माँ का दुख समझ सकता हूँ तो किसी और की माँ का क्यों नहीं। अच्छा होगा कि तुम अपने महीने की सैलरी लेकर अपने देश वापस चली जाओ। वहाँ जाकर अपने हाल अपने घर वालों को बता देना। मुझे अरबी की बात अच्छी लगी और मैं मुस्कुरा कर माफ़ी मांगी और बोली, मुझे माफ़ करना, तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई है। अरबी कुछ नहीं बोला। मैं किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं कर पाती थी। अरबी बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मुझे यहाँ काम करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अरबी की माँ जल्दी ठीक हो जाए। मेरी उस घर में रूटीन बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मैं सारा दिन घर का काम करती और फिर अरबी के माँ के कमरे में चली जाती। मैं खाना रख कर वहाँ निकल जाती। आज जब मैं खाने के बर्तन लेने गई तो ट्रे में एक कागज़ पड़ा हुआ दिखा। जब मैं कागज़ उठाने लगी तो अरबी की माँ ने मुझसे कमरे से बाहर जाने का इशारा कर दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। मैं किचन में आई और ट्रे से वो कागज़ उठाया। उस कागज़ को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई, क्योंकि उस कागज़ पर हिंदी में लिखा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जितनी जल्दी हो मेरे घर से निकल जाओ। मैं तो कागज़ को हाथ में पकड़कर खड़ी की खड़ी रह गई। क्या अरबी की माँ हिंदुस्तानी है? चलो, मैंने मान लिया कि उसको हिंदी आती है, फिर वो मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करती है? मैंने तो यहाँ आकर उनका घर संभाल रखा है और उनका भी हर हाल ख्याल रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उनसे पूछना चाहती थी, क्या आपको हिंदी आती है? इसीलिए मैं उनके कमरे में दोबारा चली गई। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। उसने मुझे जाने का इशारा कर दिया और मैं एक बार फिर से बाहर आ गई। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अजीब दोराहे पर खड़ी थी। 4 बजे अपने कमरे में आ गई। उस अरबी आदमी ने मुझे अपने घर के पीछे बने सर्वेंट रूम में एक कमरा दे दिया था। सुबह से 4 बजे तक का समय बहुत अच्छे से गुजर जाता था, लेकिन उसके बाद का समय तो गिन गिन कर कटता था।
कभी तो ऐसा लगता था जैसे समय तो थम गया हो। अपनों का ख्याल मुझे बेचैन कर देता था। हिंदुस्तान में सब कैसे होंगे? मेरी माँ ने पता नहीं कितनी बार मेरे ससुराल में कॉल किया होगा, मेरे हाल चाल पूछा होगा। ना जाने उन लोगों ने आगे से मेरी माँ को क्या कह दिया होगा, उन्हें क्या बताया होगा कि अपनी बेटी कहाँ चली गई है। मैं ये सब कुछ सोच रही थी कि किसी के आने की आहट हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अरबी सामने खड़ा था। अरबी बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। दरअसल मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। अरबी ने किसी को उर्मी नाम से पुकारा था। तभी मेरे सामने एक बड़ी उम्र की औरत आ खड़ी हुई। उर्मी बहुत ही खूबसूरत थी। अरबी बोला, मैंने माँ की देखभाल के लिए इनको रख लिया है। अब तुम सिर्फ घर का ख्याल रखोगी, यही बस तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अरबी बोला, हो सकता है कि तुम्हारे काम का समय बढ़ जाएगा, हो सकता है कि तुम्हें रात को मेरी माँ के साथ ही सोना पड़ेगा। मैंने ये सुनकर भी कोई एतराज़ नहीं किया। अरबी ये सब बोलकर चला गया। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो उर्मी ने मुझे मालकिन के कमरे में भी नहीं जाने दिया। मैं उर्मी को इशारों में समझा रही थी कि मैं तो सिर्फ मालकिन की तबीयत के बारे में पूछना चाहती हूँ। उर्मी ने साफ मना कर दिया और मुझे ना में सर हिला दिया। बोली, मालकिन की तबीयत बिल्कुल ठीक है। रात को जब सोने का समय हुआ तो उर्मी ने मुझे खुद ही मालकिन के कमरे में जाने का इशारा किया। वहाँ भी फर्श पर 2 बिस्तर लगे हुए थे, जबकि मालकिन अपने बेड पर लेटी हुई थी। उर्मी ने मुझे इशारों से समझाया कि हम दोनों ऐसे ही मालकिन के कमरे में सोया करेंगी। रात को उनकी हालत बिगड़ जाती है तो मुझसे अकेले नहीं संभलेंगी। मैंने दिल में भगवान का धन्यवाद किया कि सर्वेंट रूम से जान छूट गई। वहाँ मुझे अकेलापन बहुत परेशान करता था। रात काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज रात तो मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई। जब सुबह उठी तो उर्मी ने मुझे नहाने के लिए बोला। मैं बहुत हैरान थी। फिर बोली, हम मालकिन के कमरे में सोए थे, इसीलिए ना जाने कितने कीटाणु होंगे। उर्मी की बात मानकर मैं नहाने चली गई। उसके बाद घर के काम में लग गई। मुझे एक बात बहुत हैरान कर रही थी कि उर्मी तो मालकिन के कमरे में से 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा रही थी, जबकि मुझे तो 1 मिनट के लिए भी अभी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करती थी। मैं मालकिन से बात करना चाहती थी कि उनको हिंदी कैसे आती है और फिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं, जिसकी वजह से अपने घर से मुझे निकाल देना चाहती थी। ये सब अभी तक एक राज था। मुझे तो लगता था मेरा महीना ऐसे ही निकल जाएगा और मैं अरबी मालकिन से पैसे लेकर अपने देश वापस चली जाऊंगी, लेकिन मालकिन का राज कभी पता नहीं लगेगा मुझे। फिर एक दिन, जैसे जैसे दिन बीते जा रहे थे, मेरा शक बढ़ता जा रहा था। फिर एक दिन उर्मी की तरफ देखा तो उर्मी गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। मैंने दबे पांव मालकिन के सिरहाने जाकर मालकिन के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। कपड़ा हटाने के बाद तो जैसे ज़मीन और आसमान आपस में टकरा गए थे। यह मेरे लिए कोई अजनबी चेहरा नहीं था। मालकिन भी जाग चुकी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। हम दोनों की नज़र मिली और मैं सवाल करना चाहती थी, लेकिन मालकिन ने मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। अब मामला पहले से उलझ गया था। ये कोई और नहीं, मेरी ननद थी। ये भला यहाँ कैसे पहुँची थी? इसका एक अरबी के घर में क्या काम? जहाँ तक मुझे मालूम था मेरी ननद कुंवारी थी और वो इतने दिनों से अपने घर से गायब है। अरबी मालिक ने ये झूठ क्यों बोला कि मेरी ननद उसकी माँ है? यकीनन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इस बात पर यकीन हो गया था कि मेरी ननद किसी बड़ी मुसीबत में है, उसकी जान को खतरा है। अब सोचने की बात ये थी कि मुझे उस आदमी की बहन की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत थी या नहीं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जिस आदमी ने मुझे घर से निकाल दिया और ये भी नहीं सोचा कि मैं अनजान देश में कहाँ जाऊँगी। पहले तो लगा अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाऊँ, फिर यही सोचा इंसानियत का सबसे गंदा तरीका यही है। मैंने सोचा गलत तो मेरे पति ने किया था, इसमें मेरी ननद की क्या गलती थी? अब मुझे अपनी ननद सपना से बातचीत खत के ज़रिए करना होगा, जैसे उसने मुझे एक बार घर से जाने के लिए लिख कर दिया था। मैंने अपने सर्वेंट रूम में आकर एक खत लिखा और पूछा, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ कैसे आ गई?
तुम्हें कोई मदद चाहिए। अब ये समस्या आ गई कि ये खत अब कैसे सपना तक पहुंचाऊं। अब उसका हल भी मैंने निकाल लिया। जब मैं खाना देने कमरे में गई तो उर्मी को अपने साथ बाहर किचन में काम के बहाने ले आई। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और खत सपना के पास छोड़ आई। शाम के समय मैंने फिर बहाना बनाया और कहा कि मालकिन के कमरे से बर्तन लेने जा रही हूँ। सपना ने मुझे देख लिए तो एक कागज़ ट्रे में बर्तन के नीचे रख दिया। मैंने बर्तन किचन में रख दिया और बाथरूम में जाकर उस कागज़ को पढ़ा तो उसमें लिखा था, मुझे मदद की ज़रूरत है, आप पुलिस को बुलाओ। सपना ने दुबई पुलिस का नंबर भी उस कागज़ में लिखा था। अब मैं सोच में डूब गई कि फ़ोन कैसे करूं। इतने में देखा उर्मी किसी से बात कर रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब वो औरत मेरे काम आने वाली थी जिसको अरवी ने मेरी निगरानी के लिए रखी थी। मैंने उर्मी से कहा, आपको मालकिन बुला रही है। उर्मी जल्दी में अपना फ़ोन किचन में रखकर चली गई। मैंने उर्मी का फ़ोन लेकर बाथरूम में चली गई और पुलिस को कॉल कर दिया। मैंने पुलिस को अपनी बात बताई तो पुलिस ने मुझे कुछ समझाया था। मुझे वही करना था जो पुलिस ने मुझे समझाया था। पुलिस ने बोला, हम जल्दी से पहुंच रहे हैं। इतने में अरबी भी घर आ गया। मैं भागती हुई अरबी के पास आई और बोली, गेस्ट रूम में सांप है। अरबी और उर्मी जैसे ही गेस्ट रूम में गए मैंने गेट बाहर से लॉक कर दिया। ये बात मुझे पुलिस ने बताई थी जिससे अरबी हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। अरबी गुस्से से पागल हो गया था। इतने में पुलिस भी आ गई। चौकीदार को पहले ही पकड़ लिया गया था। अब उर्मी और अरबी को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। सपना और मुझे साथ में बयान लेने के लिए ले गए। अब मुझे सपना ने बताया कि मुझे अरबी से प्यार हो गया था। मैंने घर में शादी के लिए बोला तो भाई ने मना कर दिया था। अरबी हमारा रिश्ता लेकर घर भी गया था लेकिन भाई और माँ ने उनको भगा दिया था, इसीलिए मैं घर से भाग गई। अरबी ने मुझे बोला था कि कुछ दिन तक तुम मेरी माँ बनने का नाटक करो, नहीं तो मोहल्ले वाले पुलिस को कॉल कर देंगे और हम दोनों को पुलिस पकड़कर ले जाएगी। अरबी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे लिए मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैं अभी भी अरबी के प्यार में थी, इसीलिए आपको अपना चेहरा नहीं दिखाती थी। कुछ दिन का नाटक करना था। फिर एक दिन मैंने सुना कि अरबी आपको और मुझे बेचना चाहता है। उसने हमारा सौदा कर दिया है। तो मैं परेशान हो गई और उसने उर्मी को भी हमारी निगरानी के लिए ही रख लिया था। मैं तो आपसे बात भी नहीं कर पा रही थी, वो तो आपने बचा लिया। पुलिस ने वहाँ पर मेरे पति और सास को भी बुलाया। मेरी सास मुझे देखकर माफ़ी मांगने लगी और बोली, मुझे लगा मेरी बेटी को भगाने में तुम्हारा हाथ था, जबकि तुमने तो मेरी बेटी की जान बचाई है। इसीलिए नवीन ने मेरे कहने पर तुम्हें घर से निकाला था। जब सपना ने सारा सच बताया तो नवीन के होश उड़ गए और मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर पाई। मैं हिंदुस्तान वापस आ गई और अपनों को अपने साथ बीता हुआ सारा सच बताया। अब मैं अपने माँ बाप के पास हूँ। मुझे उस गलती की सज़ा मिली थी जो मैंने की ही नहीं थी। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी बताइएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुराने हैं तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें। थैंक यू। फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ।